हेलो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से डाइल्यूशन और कंडक्टेंस आपस में रिलेटेड हैं। उसके बाद में आप लोगों को बताया गया कि किस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करने पर चेंज होती है। और साथ ही साथ बेटा आपको ये बताया गया कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेकर बातें हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसी टॉपिक को कंक्लूडिंग पार्ट को लेकर आगे चल रहे हैं। आपको यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। क्लियर? यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन होगा आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसी को आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ये केस फर्स्ट होगा हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सभी लोग जानते हैं अगर हम मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है। स्ट्रेट लाइन बनने का रीज़न है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो एक ही बार में डिसोसिएट हो जाता है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं मिलती बल्कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है। एक क्वेश्चन आपके मन में और आ सकता है कि कंसंट्रेशन को नहीं क्यों लिया गया, क्यों स्क्वायर रूट लिया गया। तो बेटा जब कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ बनाया जाता था तो ग्राफ बहुत एक्चुअल ग्राफ नहीं होता था, एक जिगजैग ग्राफ मिलता था, बहुत फ्लैक्चुएशन होता था। इसीलिए उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को यूज़ किया गया। एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर ग्राफ में देखेंगे जब हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर कंसंट्रेशन धीमे धीमे कम होता चला जाता है और डाइल्यूशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसकी वजह से λ1 की वैल्यू हमें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक स्टेज आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी जहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब वहाँ पर डाइल्यूशन मैक्सिमम हो जाएगा और जो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट को बोलते हैं जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन पर अगर हम ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, इस लाइन को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वाई पर एक पॉइंट को ये लाइन काटती है, उस कटे हुए पॉइंट को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या उसका और भी नाम है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। इसके बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे, पहले इस ग्राफ की बात कर ली जाए। अब इस ग्राफ में जैसा आपको बताया गया है, लेफ्ट साइड की तरफ जाने पर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन का मान यहाँ पर कम हो जाएगा और एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पर C यानी कि कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो कंसंट्रेशन। और इस लाइन को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? अब बेटा अगर इस लाइन के इक्वेशन को, इस ग्राफ को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इसको हम लिख सकते हैं y = mx + c के फॉर्म में, जहाँ पर y एक्सिस पर देख रहे हैं आप λm है। ठीक है, m यहाँ पर उसके स्लोप के बारे में जानकारी देगा और ये नेगेटिव स्लोप है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ करते हैं, a b कोई यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पर यूज़ किया है b। x आप लोग देख रहे हैं √c है प्लस c यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है y एक्सिस पे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं λm इनफाइनाइट डाइल्यूशन से। तो इस तरह से इस ग्राफ का इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम था, जो कि इस मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में बना ग्राफ था, उसको सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन, या डिबाई-हकल-ऑनसेगर ने इसको लिखा था। उसी के बेस पर, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया डिबाई-हकल-ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक बेटा, आप लोगों से क्वेश्चन है, इसको आप मेंशन करेंगे। आपको ये बताना है
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो स्लोप है वो लेस होता है, स्लोप में कोई ज़्यादा कर्व नहीं दिखाई पड़ता, ऐसा क्यों? इसको आप लोग जरूर डिस्कस करके बताएंगे हमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी भी बात हुई कि एक यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, अभी भी आपको बताया गया है कि वाई एक्सिस पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके बारे में और भी जानकारी आप ले सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो डाइल्यूशन। जीरो टर्म क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो डाइल्यूशन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जब कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसीलिए इसका एक टर्म रखा गया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सभी लोग समझ लें, अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो एक रिलेशन आपको बताया गया है कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है बेटा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा और इस स्टेज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी में इसको एक और नाम से देखा गया है, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये टर्म ही आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? ये तो बात होगी बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो उसमें ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसको भी आगे डिस्कस कर रहे हैं। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन के सेकंड पार्ट को, जिसमें हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिया है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सेम ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी को लेकर, तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको एक कर्व मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ना मिलकर एक कर्व मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कंडीशंस बेटा वही सब रहेंगी। अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कंसंट्रेशन का मान धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ एक कर्व के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए पार्शियली डिसोसिएशन के कारण या वॉल्यूम में पार्शियल चेंजेज होने के कारण ये इसमें लगातार आयनों की संख्या बढ़ती हुई चली जाती है और इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं उसको हम यहाँ पर हम कर्व के फॉर्म में देख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर जो कर्व का फॉर्म है, जाहिर सी बात है वो आपस कहीं पर मिल नहीं, एक दूसरे से चेंज नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से एग्जैक्ट रूप से कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी का मान आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का मान नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा भी तमाम चीज़ें थी उनकी लॉ को लेकर, लेकिन जो मेन फोकस उन्होंने किया था सबसे पहले उन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस का मान इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा उसको सबसे पहले सॉल्व किया था, और वो साइंटिस्ट थे कोहलराश। तो बेटा हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो हम कोहलराश लॉ को लेकर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ समझ लीजिए कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ होगा बेटा वो एक कर्व ग्राफ होगा, जो कि आसानी से इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जानकारी नहीं देता है। उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले कोहलराश ने एक नियम दिया था, इसको हम बोलते हैं कोहलराश लॉ। अगला जो लेक्चर होगा हम इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ग्राफ प्लॉटिंग समझ में आई होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके बेटा, थैंक यू।